चलिए बाय सर। सर आप होस्ट है अभी? चलिए बाय। योर इंटरनेट कनेक्शन इज जाकिर भाई का फोन आया जरिए। ओके हेलो हाँ आ काढ़ीने नવું પૂરું જ કરી નાખવાનું એને કે હા હા કમ્પ્લીટ કરાઈને જ આવજો અને હવે ફોન હા ધ્રુવ હા પણ હું આવું ધ્રુવને આપીને જઉં છું હા ધ્રુવને આપીને ગુડ મોર્નિંગ
Good morning, Bhakti. Good morning, sir. लास्ट क्लास के अंदर हमारे कौन से सम थे? क्वेश्चन नंबर 14 एंड 19, 13 और 16। वो तो होमवर्क था। हाँ, क्लास वर्क में। हाँ, पहले क्लास वर्क में अगर कोई डाउट है तो पहले वो डिस्कस कर लें। 19. कल वो 14 इतिशा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। ओके, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है आज यहाँ पे। चलो तो पहले स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे दो एक्सेप्शन, ये जो हमारा लेक्चर था इट्स अबाउट एक्सेप्शन ऑफ, जो इंडिविजुअल के केस में था कि रेसिडेंट के केस के अंदर दो एक्सेप्शन केसेस क्या थे, अगर कोई मुझे बताए तो। नंदिनी, निजामपुरा। यस सर। दो एक्सेप्शन क्या थे? સર એ પહેલો તો ઇન્ડિયામાં હોય, મતલબ ઇન્ડિયન સિટીઝન હોય તો પછી અગર એ શિપ પર જાય અને બિયોન્ડ 60 ડેઝ ત્યાં હોય તો પણ તો એ કાઉન્ટ ના થાય, મતલબ कोई पण शिप पर जाए ના, ઇન્ડિયન શિપ, ઇન્ડિયન કંપનીની શિપ પર જાય તો। हाँ, ईच वर्ड इज इंपॉर्टेंट, कोई भी वर्ड को स्किप नहीं करना है। एंड ओनली शिप, और कुछ था उसके साथ? ને બીજું સર કે અગર બહાર કોઈ કન્ટ્રીમાં જોબ માટે જાય। हाँ सर, पेम्पलेट में शोधવું પડશે। ના સર। वृष्टि, कारेलीबाग। हाँ सर, अगर कोई इंडियन सिटीजन बहुत सालों से मतलब फॉरेन में रह रहा है, अगर विजिट के लिए आए इंडिया में, तो वो एक्सेप्शन। ओके, नहीं बट पहले एक्सेप्शन केस के अंदर एक ही सिचुएशन था, इंडियन शिप, और कुछ था उसके साथ में? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ? जॉब के प्रोफेशन, અને બિઝનેસ હોય તો? સર આવું બધું તમે નહોતું કીધું, ऐसा कुछ बोला था हमने? हर्षिल, ओपी रोड। यस सर। एक्सेप्शन में कई હતું બિઝનેસ, પ્રોફેશન કે ખાલી એમ્પ્લોયમેન્ટ હતું?
હતું ને હતું ને? हाँ, यानी जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन, कोई भी पर्पज से अगर आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो, बट कौन? इंडियन सिटीजन। तो इंस्टेड ऑफ 2 सिर्फ पहला बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होगा। एंड वो पहला बेसिक कंडीशन क्या था कि प्रीवियस ईयर के अंदर मिनिमम कितना होना चाहिए? 182। प्रीवियस ईयर के अंदर मिनिमम कितना होना चाहिए हमारा? 182 डेज। एंड आने के लिए इंडियन ओरिजिन या तो इंडियन सिटीजन। अगर विजिट के लिए आते हैं तो विजिट के लिए तो भी वहां पे सेम सिचुएशन एप्लीकेबल होगी। क्लियर? सुभानपुरा जुई, Yes, sir. इंडियन ओरिजिन का मतलब, हु इज इंडियन ओरिजिन? Who stays in India for more than 60 days? अरे वाह, Well, આ તો મને ખબર જ નહોતી. ભૂમિ, ભૂમિ પ્રતાપનગર sir. આવી ગઈ ને? હા, ઇન્ડિયન ઓરિજિન, હુ ઇઝ ઇન્ડિયન ઓરિજિન? એટલે જે પહેલેથી ઇન્ડિયન હોય જેના દાદા કે એ દાદા ને જે ઇન્ડિયામાં બોર્ન થયા હોય એ ઇન્ડિયન ઓરિજિન. પપ્પા ચાલે કે નહીં? સર આવો બધા ફાલતુ ક્વેશ્ચન ના પૂછો. દીપક પ્રતાપનગર, Yes. इंडियन ओरिजिन, हु इज इंडियन ओरिजिन? जो आउट ऑफ इंडिया हो और पार्टीशन के पहले उसके ग्रैंड मदर्स या ग्रैंड फादर हो वो इंडिया आ सकते हैं। हेलो मोक्ष, Sir, any જે either આવે તે આન્સર આપવાનો. of his parents or his grandparents should be from undivided India. ओके, मैटरनल के पैटर्नल? Maternal. ये सारे जितने मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये सारे एमसीक्यू है, और जहां पे दिमाग के अंदर क्वेश्चन मार्क आया यानी समझ लो कि हम गए, हमने वो प्रोविजन वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा है. रिया कारेली बाग, Yes, sir. हाँ बताओ इंडियन ओरिजिन. Sorry, sir. What is Indian origin? यस, When he or either of his parents or his grandparents were born in undivided India. ओके. ही नहीं होता उसमें, खुद नहीं आते. अगर खुद इंडिया में अगर बॉर्न हुए हो तो आप इंडियन सिटीजन ही बन जाओगे इफ यू आर बॉर्न इन इंडिया. Okay. हाँ, तो आपके ऑल द एंसेस्टर की बात हो रही है, वेदर इज अ मैटरनल और पैटर्नल. ओके, तो जो दो क्वेश्चन हमने लेक्चर में सॉल्व किए थे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 एंड दूसरा था 15. वो दो क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है जो वीडियो लेक्चर में था? तो पहले वो डिस्कस करें, उसके बाद अगर होमवर्क की बात करते हैं. anyone you can type your doubt query class work में से. no. yes नंदू. સર આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 14 માં સર એક જ પેલું એ લખ્યું હતું, તો આમાં પણ 15 અને 14 સમ સેમ છે, પણ મતલબ એમાં બધું એક્સેપ્શન હતું, તો 15 માં એક્સેપ્શન નહીં આવે સર? એ બી તો ઇન્ડિયન સિટીઝન જ છે ને? મને તો ક્વેશ્ચન જ ના ખબર પડી તારી. સર 14 અને 15 હા નંદિની, બેમાં ઇન્ડિયન સિટીઝન કીધું છે. હા
તો આપણે પહેલામાં એક જ કન્ડિશન લખીએ છીએ, આમાં આપણે બંને કન્ડિશન લખીએ છીએ, કેમ સર? કયા સિચ્યુએશન તને ડાઉટ છે માજે 14 માં કે 15 માં? मतलब बनेनु मतलब इमाम में पूछूं। ओके देखो 14 के अंदर क्या था, एक्स एन इंडियन सिटीजन इज अपॉइंटेड एज अ सीनियर ऑफिसर, वो गया था कब 1819 में, तो 1819 के लिए एक कंडीशन, उसके बाद ही कम्स टू इंडिया फॉर 190 डेज यानी कि वो विजिट के लिए आया, तो विजिट के लिए आया तो भी एक कंडीशन। सम नंबर अगर 15 की बात करें, अब देखो सम नंबर 15 में क्या था, ही कम बैक्स ऑन 16th में, वो 16 मई को इंडिया वापस आया, उसके बाद कभी गया एंड उसके बाद नहीं गया, इसका मतलब वो इंडिया में विजिट के लिए आया था कि परमानेंट वापस आ गया? परमानेंट। एंड अगर परमानेंट वापस आ जाए तो एक कंडीशन के दो, हाँ, इफ इट इज कम्स टू इंडिया फॉर अ विजिट, अगर वो विजिट का मतलब ही क्या हुआ, आने के बाद जाना होता है, तो उसको हम विजिट बोलते हैं। बट हम आ गए और जाने की कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो परमानेंटली इंडिया में वापस आ गया। एंड अगर परमानेंटली इंडिया में वापस आया तो वहां पे एक्सेप्शन केस एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी वहां पे कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल होगी, दो कंडीशन। क्लियर? और किसी का भी हैंड रेस था? हाँ, आई थिंक सबका डाउट क्लियर हो गया एक साथ। ओके, तो ना होमवर्क का क्वेश्चन नंबर सबसे पहले था 11, रिफर द क्वेश्चन नंबर 11। एक मिनट मैं आपके साथ सम शेयर कर दूं। यस, क्वेश्चन नंबर 13, एक मिनट सर 16 હતો 16 હતો, હા 16 भी होमवर्क में 13 અને 16 होमवर्क में ભાઈ लोग क्या करते हैं? पहला 13 डिस्कस करिए ना। हाँ सर 13 कराओ, मतलब त्रिलोक तो होशियार है। ओके ओके, तो नाउ इन केस ऑफ एंड 2021, तो पहले मैं बात करता हूं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर अगर 2021 है, सॉरी 21, तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 1920। प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा होगा, 1920। तो चेक करो प्रीवियस ईयर 1920 के अंदर यहां पे क्या लिखा था, इंडियन सिटीजन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही कम्स टू इंडिया फॉर 176 डेज। तो 1920 के लिए, 1920 के लिए यहां पे एक कंडीशन के दो कंडीशन, नाइनटीन 20 के लिए एक कंडीशन के दो कंडीशन। मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक सम कनेक्टिविटी इश्यूज है। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। हाँ सर આવે છે। हाँ एक कंडीशन, वी आर ऑन अ मोबाइल कनेक्शन। एक कंडीशन हमारा क्या है, मिनिमम कितने दिन के लिए होने चाहिए, 182 डेज के लिए, और है कितना 176 डेज। तो क्या ओनली जो कंडीशन था हमारा वो सेटिस्फाई हुआ, यस और नो? नहीं, नो। तो आंसर क्या होगा,
No. Non-resident. Not an Indian citizen. यस, तो 2021 का आंसर होगा नॉन रेसिडेंट। अब हम बात करते हैं असेसमेंट ईयर 1920, तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? 1819. 1819। चलो प्रीवियस ईयर 1819 में यहां पे देखो, ही लिव्स इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 26 सितंबर, यानी हमें वर्किंग स्टार्ट कहां से करना है? अप्रैल से, क्योंकि 1 अप्रैल को तो इंडिया में था, तो अप्रैल के कितने दिन? 30, मई, 31, जून, 30, जुलाई, 31, अगस्त, 31, एंड सितंबर 26. 26। टोटल कितना हुआ? 179. 179 डेज। अगेन हमें तो मिनिमम कितने चाहिए? 182. 182। अगेन आंसर आपका क्या होगा? Non-resident. Non-resident. यानी दोनों केस के अंदर आपका आंसर है नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। हाँ सर, एग्जाम में भी नॉन रेसिडेंट ही आना चाहिए। एग्जाम में भी हमारा आंसर क्या आना चाहिए? नॉन रेसिडेंट। अल्लाह, ये स्क्रीन आपके पास नहीं था, मैंने सोचा मैं तो यहाँ पे सॉल्व कर रहा था। ओके, क्लियर? सम नंबर 13 में अगर किसी को कोई डाउट हो तो पहले। कोई नहीं, चलो लेट्स मूव टू अ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे जाए। क्या प्रॉब्लम? ओके, मैं एक बार स्टॉप शेयरिंग करता हूं, समथिंग इज देयर, कनेक्टिविटी का इश्यू कुछ ज्यादा ही है। हाँ अभी ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, पूरे कंप्लीट का सबसे इजी क्वेश्चन है। पहले तो एक कंडीशन के दो कंडीशन, दो कंडीशन। दो कंडीशन। ओके, पहला कंडीशन, क्या करंट ईयर के अंदर वो 182 डेज के लिए इंडिया में था? यस और नो? नो। यानी पहला कंडीशन तो नहीं होगा, बट पहले कंडीशन के नहीं हुआ तो हम सेकंड कंडीशन के लिए जाएंगे। सेकंड कंडीशन के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर कितने दिन होने चाहिए मिनिमम? 60 डेज। क्या 60 डेज के लिए वो इंडिया में था? यस। अगर 60 डेज है तो हमें 4 साल का टोटल करना है। चलो 4 साल का टोटल कितना हुआ? 400। वेरी गुड। अगर 400, हमें तो कितने चाहिए थे? 365। यानी पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, बट सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। नंदू કેટલું આવ્યું ટોટલ? 400. ના એને કેલ્સી પર ચેક કર્યું ને એટલું ચેક 400 જ છે ને કેલ્સી પર? हाँ बराबर। ओके, 400 कंफर्म। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो आंसर क्या आएगा? रेसिडेंट। चलो रेसिडेंट है तो हम क्या चेक करेंगे? ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी के अंदर आपके पास कितने साल की इंफॉर्मेशन है? 2005-06 से लेके 2005-06 के लिए। अब मुझे बताओ, पिछले 10 साल में से, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एडिशनल कंडीशन, पिछले 10 में से कितने साल वो रेसिडेंट था? ऑल। दस में से 9 साल रेसिडेंट के 10 के 10 साल? ओके 10 साल। मोक्ष पटेल 6 years। ओके 6 years। 6 years। ओके चलो मार्केट में 2 आंसर है, तीसरा आंसर एनीवन? ऑल।
10 years 6 years। अबे तीसरा आंसर बताओ, दो तो है ही मार्केट में। कुछ लोग तो अभी सॉल्व कर रहे हैं, चेक करने दो यार। दो आंसर है यानी कुछ तो होगा। रिया भट्ट ऑल फ्रॉम कारेली बाग। रिया तन तो घरे आईने ज मारी सर, सीरियसली હવે તો હદ થઈ ગઈ છે। ओके, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा? 1920। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 1920। तो 1920 के आगे के 10 साल मुझे बताओ, स्टार्ट कहां से होगा? 2009 2000 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 10 साल हो गए। ओके, ये 10 के 10 साल, वो आया कितने दिन के लिए था? 100 दिन के लिए। ओके, नाउ 9-10 में रिया भट्ट कारेली बाग। यस सर। नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम कितने दिन चाहिए? 82 डेज। 182। क्या यहाँ पे 182 डेज है? नहीं है। ओके, दूसरी कंडीशन में यहाँ पे हमें कितने चाहिए? प्रीवियस ईयर में 60 और अगर 4 इयर्स का देखे तो 365 डेज और हाँ, मोर। तो अब चेक करो इसके आगे के 4 साल कौन से? 2005 6 6 7 7 8 8 9। ओके, अरे वो 5 6 से ही आ रहा है। बच गई। ये सब मैं करेक्ट करना में, ये डेट में मैंने ही गलती की थी। यहाँ पे एक्चुअली 6 7 करना था। ओके, 400 हो गए। ऑल रेसिडेंट बच गई। सर सब में ही यही है। हाँ, अभी तो सब में यही है। सिर्फ पहला ही मैंने नहीं, पहले मैंने वो डेट इस तरह से सेट किया था कि पहले के अंदर वो नॉन रेसिडेंट आए। बड्डामा जाओ सर ने। हाँ, बद्दामा जाओ से बच्ची गया। 10 ओए मोक्ष, तू 6 ईयर कहाँ से लाया था वो तो मुझे बता। अरे सर मैं मतलब वो पर्टिकुलर ईयर का देख रहा था। आपने पर्टिकुलर ईयर नहीं बात नहीं करवानी। यानी 7 साल का टोटल कितना होता है? 700 उसका तो यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो 10 में से 2 साल तो रेसिडेंट हो गए, बट 7 साल का टोटल 730 नहीं हुआ। यानी आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर नॉट ऑर्डिनरी। बोलो बोलो बोलो, नॉन रेसिडेंट बोलो, नॉन रेसिडेंट बोलो। नॉट ऑर्डिनरी। हाँ, नॉट ऑर्डिनरीली। एग्जाम में भी ध्यान में रखना, वो कंक्लूजन लिखते लिखते इतने खो जाते हो कि कहाँ नॉट ऑर्डिनरी का नॉन रेसिडेंट बन जाता है पता नहीं चलता। ओके, क्योंकि मंडे का तो कलेक्शन डे था बहनों के लिए, भाइयों के लिए तो हमारा पेमेंट डे था, तो उसकी वजह से ऑलरेडी एक लेक्चर हम पीछे थे, यानी होमवर्क के तो सिर्फ वही समझे, राइट। और एक लेक्चर तो भी आज आने वाला है, जल्दी से किसी ने सुबह सुबह देख लिया हो तो। ये कोई मार्केट में हूँ कि हाँ सर, हाँ જોઈ લીધું। ત્રિલોક તો હા સર, ત્રિલોક કાલે એનો લો એ ડે હતો સર, क्या कलर में शर्ट पहन रहे हो तो? साचू बोल। ઓરેન્જ ઓરેન્જ। अरे वाह, हजी सर वीडियो चालू ज छे बाजू में डाउट पूछवा माटे। ओके, तो आज का जो वीडियो लेक्चर उसके बारे में भी थोड़ी हिंट दे दूं, बिकॉज नाउ वी मीट ऑन अ नेक्स्ट फ्राइडे एंड तब तक ऑलरेडी 4 लेक्चर हो जाएंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है, इट इज अबाउट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर कैटेगरी। अब तक हमने क्या देखा है
रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल ओनली। अब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था, फर्स्ट लेक्चर ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, कि व्हाटएवर द कैटेगरीज आर देयर, एक्चुअली हमारे 7 लीगल स्टेटस है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल, जुडिशियल पर्सन, ये जो 7 कैटेगरी है रेसिडेंशियल स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू, इसको हम 4 ग्रुप के अंदर कर देते हैं, जिसमें से पहला हमारा हो गया इंडिविजुअल, एंड इंडिविजुअल विद दिस एग्जांपल खत्म। इसके बाद अभी इंडिविजुअल के कोई सम नहीं बचे, एक सम हमारा बचा हुआ है, वो है सम नंबर 17, एंड जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो है आज के वीडियो लेक्चर के अंदर, इट इज अबाउट द एचयूएफ। तो बाकी सारी कैटेगरी के अंदर, यानी कि एचयूएफ, फॉर्म, कंपनी का अगर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस ढूंढना है तो वो किस तरीके से ढूंढेंगे, वो मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूं कि बाकी सारी कैटेगरी के अंदर, चलो सबसे पहले बात करते हैं एचयूएफ। तो इन केस ऑफ एचयूएफ जो रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट एंड जो नॉन रेसिडेंट है, ये डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ये डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कि भाई फैमिली का जो बिजनेस है वो कंट्रोल कहां से होता है, प्लेस उसका देखा जाता है। तो सुभानपुरा साक्षी, बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। साक्षी, ओपी रोड, ओम पटेल, ओम लैंड समझ लागे जाए। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। ओम तेरी आवाज नहीं आ रही। सुभानपुरा कीर्ति, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? नो सर। यस सर। जिनको मैं पूछ रहा हूँ वो लोग कहाँ है? रीमा, सुभानपुरा, ये कोई तो आंसर दे दो। इज्जत रख लो, लाइव हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, हु कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ फैमिली? फैमिली के बिजनेस को, फैमिली के सोर्स ऑफ इनकम को कंट्रोल कौन करता है? किसके हाथ में कंट्रोल होता है? हेड ऑफ द फैमिली। और हेड ऑफ द फैमिली को हम क्या कहते हैं? कर्ता, यस, कर्ता और अ मैनेजर। तो हेड ऑफ द फैमिली। अब फैमिली के केस में हमें वो देखना होता है कि जो हेड ऑफ द फैमिली है, कर्ता, जैसे कि भाई आपके फैमिली के अंदर अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो तो आपके दादाजी आपके साथ रहते हैं, तो अगर फैमिली के इनकम के बारे में, हाँ फैमिली डिसीजन के बारे में, हम सोशल डिसीजन के बारे में बात नहीं कर रहे, अगर इनकम के डिसीजन के बारे में अगर आप दादाजी से पूछ के बगैर कोई डिसीजन अगर आप नहीं ले सकते, तो दादाजी जो बिजनेस के रिलेटेड, इनकम के रिलेटेड जो डिसीजन लेते हैं वो प्लेस कहाँ पे है? से फॉर एग्जांपल भाई दादाजी इंडिया में है, अगर दादाजी इंडिया में है तो सारे डिसीजन भी कहाँ पे लिए गए? इंडिया। सारे डिसीजन कहाँ पे लिए गए? इंडिया में। बस एचयूएफ रेसिडेंट, एचयूएफ क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। अब वो नहीं देखने के कि हमारे पापा यानी हमारी फैमिली इंडिया में है बट हमारा ज्वाइंट फैमिली का बिजनेस है, बिजनेस ज्वाइंट फैमिली में है बट काका यूएसए में रहते हैं। फैमिली कहाँ पे है वो देखना नहीं है, फैमिली कहाँ पे है वो देखना नहीं है। हमें देखना क्या है? बिजनेस कंट्रोल कहाँ से होता है, सोर्स ऑफ इनकम कंट्रोल कहाँ से होता है। अगर कंट्रोल होता है इंडिया से, अगर कंट्रोल होता है इंडिया से तो आंसर क्या आएगा? रेसिडेंट। अगर इंडिया से कंट्रोल होता है तो आंसर क्या आएगा? रेसिडेंट। अगर मान लो भाई हमारा तो पापा और काका यही दो लोग डिसीजन लेते हैं,
बिजनेस के रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजन लेना हो तो डिसीजन कौन लेते हैं? पापा एंड हमारे अंकल। अब पापा कहाँ पे है? इंडिया में। अंकल कहाँ पे है? यूएसए में। तो डिसीजन कहाँ से लिए गए? पार्टली इन इंडिया, पार्टली आउटसाइड इंडिया। तो अगर पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया हो, पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया हो, तो भी आंसर क्या आएगा? रेसिडेंट। तो भी आंसर क्या होगा? रेसिडेंट। बट भाई सारे डिसीजन अंकल ही ले रहे यूएसए से, उनसे पूछे बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इन दैट केस, वो केस के अंदर हमारा क्या होगा? फैमिली बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। फैमिली बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। यानी वहां पे कोई डेज वेज का कोई कैलकुलेशन ही नहीं, कोई कैलकुलेशन करना नहीं है। बस हमें क्या लिखना है? प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। भाई फैमिली बिजनेस को कंट्रोल कहाँ से किया जाता है? बस वो आंसर आपको प्लेस दिया होगा एग्जांपल के अंदर, सीधा हमें आंसर मिल जाएगा। बट जैसे हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के अंदर हमेशा 3 आंसर होते हैं। कौन से 3 आंसर? ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, या तो नॉन रेसिडेंट। अभी तो हमने डिस्कस किया रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। अब रेसिडेंट तो वापस क्या चेक करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी या तो नॉट ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी के केस में, ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी के केस में हमें क्या देखना है? वही 2 एडिशनल कंडीशन, जो 2 एडिशनल कंडीशन हम इंडिविजुअल में अप्लाई करते हैं ना, वो 2 एडिशनल कंडीशन अप्लाई करनी होगी कर्ता को, मैनेजर को। अगर कर्ता वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, कर्ता अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे तो आंसर आएगा ऑर्डिनरी। एंड अगर कर्ता अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई ना करे तो आंसर आएगा नॉट ऑर्डिनरी। अभी एडिशनल कंडीशन क्या है वो तो याद हो गई ना सबको? हाँ। आयुषी, सुभानपुरा, बेटा पहला एडिशनल कंडीशन बताओ बिना पैम्पलेट देखे। He must be a resident for 2 years out of 10 preceding previous year. ना, थोड़ा करेक्ट करो। मनप्रीत, निजामपुरा। He has been resident in India for more than 2 years or 10 more years. than 2 नहीं है। अब्बास, सुभानपुरा। At least 2. He has been resident in India for at least 2 years or out of 10 years. Immediately preceding relevant previous year. Sorry, ये लखमा वाले बोलवा में कंफ्यूज था ये। Okay, and second condition, प्रताप नगर संजय। Yes sir. हाँ, सेकंड कंडीशन क्या है हमारा? नहीं खबर नहीं, लास्ट लेक्चर मिस થઈ ગયો। ओके, नो इश्यू। ध्रुवी, प्रताप नगर। क्या गायब थी ध्रुवी? हाँ सर बोलो। जय श्री कृष्ण। हाँ, सेकंड एडिशनल कंडीशन। He is a resident for 730 days. हाँ, 730 में वर्ड रेसिडेंट નથી આવતો। જેની નિઝામપુરા। जेनी, गुड मॉर्निंग। कौन बताएगा सेकंड कंडीशन वर्ड टू वर्ड? He is in India for a period of 730 days or more during 7 years immediately preceding relevant previous year. वेरी गुड। तो अब यहाँ पे जो वर्ड है ना, he has been resident, he is in India, तो he की जगह पे वर्ड क्या हो जाएगा? कर्ता। That's it। और HUF के केस के अंदर कर्ता has been resident in India for 2 out of 10 years।
करता इज इन इंडिया फॉर अ 730 days ड्यूरिंग द 7 years. बस दैट इज ओनली अ डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड HUF. यानी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट के लिए, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट के लिए हमें क्या देखना है, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के लिए देखना है प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट के लिए हम देखना है हमें प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. जबकि ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी के लिए वो दो कंडीशन का वर्किंग हमें करना पड़ सकता है. क्लियर? तो ये तो हुआ HUF. अब जो बाकी सारी कैटेगरी है ना, अब वो बाकी सारी कैटेगरी के केस में क्या है, अब आपका आंसर सिर्फ दो ही होगा, आइदर रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट. यानी फॉर्म अभी ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं आएगा. तो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है कंपनी. तो कंपनी के केस में अगर याद हो, हमने 3 पार्ट में डिस्कस किया था द मीनिंग ऑफ द टर्म कंपनी. पर्सन की डेफिनेशन याद हो तो उसमें हमने कंपनी डिस्कस किया था, याद है कुछ पर्सन की डेफिनेशन? हाँ, उसमें हमने कंपनी वर्ड डिस्कस किया था. जल्दी ओपन करो, जल्दी ओपन करो, क्या गया पैम्पलेट. सानिया कारली बाग. हाँ ओके, कंपनी में कौन कौन आता था? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो. नो 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 अभी भी नहीं आ रही है. नो इश्यू. दीप, ओपी रोड. यस सर. हाँ, कंपनी में कौन कौन आता था? इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी. क्या यो कंपनी नो मीनिंग? हाँ हाँ, मेरा नंबर लग गया आज. कंपनी में कौन कौन आएगा? An Indian company, incorporate company. मिहिर, हाय. सुवनपुरा, निजामपुरा से राम राम. हाँ सर. हाँ, कंपनी में कौन कौन आता था? याद नहीं है सर. ऐसा करने का यार, पढ़ ले थोड़ा बहुत. हाँ सर. कौन बताएगा कंपनी का प्रॉपर मीनिंग? ये राहुल सर बताएगा ना. राहुल ना ना, राहुल की इज्जत हम नहीं निकालते पब्लिक के अंदर. हाँ वरुण. हाँ सर, पहला या तो एन इंडियन कंपनी और एनी अदर फॉरेन कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड विद इंडिया और एनी अदर बॉडी और फॉर्मेशन व्हिच इज डिक्लेयर्ड फ्री बाय CBDT. यस, कंपनी के अंदर 3 केस हमने डिस्कस किए थे. इंडियन कंपनी, दैट इज कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया. फॉरेन कंपनी, कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया. एंड देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूशन which are declared as company by CBDT by passing a special or a general order. तो जो स्पेशल या जनरल ऑर्डर से पास किया अल्टीमेटली वो तो है तो इंडियन ही. यानी रेसिडेंशियल स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू देखने जाओ तो वहां पे सिर्फ 2 कंपनी होती है. एक होता है इंडियन कंपनी, दूसरा होता है फॉरेन कंपनी. तो इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट, नो डिस्कशन, नो वर्किंग. इंडिया के अंदर जितनी कंपनी रजिस्टर्ड है वो सबका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा? रेसिडेंट. जबकि फॉरेन कंपनी में, फॉरेन कंपनी के अंदर हमें देखना पड़ेगा प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. कि भाई चलो, कंपनी के केस में कंट्रोल किसके हाथ में होता है? हु कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी? प्रताप नगर, ओम पटेल. Who controls the affairs of the company? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. यानी यहाँ पे कंपनी के केस में प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंपनी के केस में प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट डिसाइड कहां से होगा? ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड मीटिंग प्लेस. कि बोर्ड मीटिंग कहां पे हुई, इंडिया में हुई या इंडिया के बाहर?
एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन होगा। कैसे होगा, उसके लिए आज का वीडियो लेक्चर दिखना पड़ेगा। हाँ, बाकी तो सर हमણાં જ કહી દો ને તો આજે लेक्चर बचे। ओके, सेम वे फॉर्म के केस में भी रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। फॉर्म के केस में तो खुशबू सुभानपुरा, who control the affairs of partnership firm? पार्टनर्स। तो अगेन प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट डिसाइड कहां से होगा, ये पार्टनर कहां से डिसीजन लेते हैं। इट मे पॉसिबल कि ऑल पार्टनर्स इन इंडिया, इट माइट बी ऑल पार्टनर्स आउटसाइड इंडिया, या ऐसा भी हो सकता है कि सम ऑफ द पार्टनर इन इंडिया एंड सम ऑफ द पार्टनर आउटसाइड इंडिया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट we determine a residential status, whether it's a resident or non-resident। चलो, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वहां पे कंट्रोल किसके हाथ में होता है? ध्रुवी सुभानपुरा। ध्रुवी अनम्यूट योरसेल्फ। उदित तू आंसर आपी दे, चल उदित। ओ उदित आ बाजू। हाँ आय કોણ છે બાજુમાં? કોણ છે? સાચું બોલ સર ભાઈ હતો ફી ભરી એને ભાઈ થોડી છે, ફી ભરી હોય તો જ ક્લાસમાં એને કહેવાય, બાકી ના હોય। ભરી છે બી। हाँ ओके, चल बोल। एसोसिएशन का कंट्रोल किसमें हाथ में होता है? ग्रुप ऑफ पर्सन। सर याद नहीं सर। ग्रुप ऑफ पर्सन। त्रिलोक। हाँ सर। Who control the affairs of association? ग्रुप ऑफ पर्सन। नॉर्मली एसोसिएशन के केस के अंदर जो चेयरमैन होता है, एसोसिएशन का प्रेसिडेंट या तो चेयरमैन, ही कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। सेम वे इन केस ऑफ लोकल अथॉरिटी। अब लोकल अथॉरिटी में डिपेंड है, अगर से फॉर एग्जांपल ग्राम पंचायत है तो सरपंच, तालुका पंचायत है तो टीडी ऑफिसर, से वडोदरा महानगर सेवा सदन तो कमिश्नर हो या तो हमारे मेयर, दे टेक दैट डिसीजन। तो उनके बेसिस के ऊपर रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन होता है। क्लियर? तो आज का जो वीडियो लेक्चर है, तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर कैटेगरी अदर देन अ इंडिविजुअल। तो पूरा लेक्चर, क्योंकि पूरे लेक्चर के अंदर सारी कैटेगरी कवर हो जाती है, यानी टुडे इज द लास्ट लेक्चर ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। आज रेसिडेंशियल स्टेटस का लास्ट लेक्चर है, तो ध्यान से देख लेना। जो भी डाउट क्वेरी हो डेफिनेटली वी डिस्कस इन अ नेक्स्ट सेशन। ओके सर, बाय। अभी भी आज के सेशन के लिए अगर किसी को पर्सनली कोई डाउट हो तो पूछ के जाओ, अदरवाइज ना सर डाउट नहीं। हाँ सर डाउट क्लियर। निकलो। उदित को आंसर આપવાનો डाउट नहीं है। लोके सर छोकरी શોધવાનું ચાલુ કર્યું સર। हाँ, एक काम करो।